हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम FST 01 का 10 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके जो टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे ये रिपीट होता आ रहा है। आप इन प्रश्नों को देख के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में हेल्प मिल जाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के कोई 4 कारण बताइए। देखिए, जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है, 4 कारण आपको बताना है। और ये जून 2004 में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसका उत्तर। जनसंख्या वृद्धि के कारण, आइए देखते हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य रक्षा की प्रतिस्पर्धा तथा नए नए चिकित्सालयों की व्यवस्था। सरकार द्वारा जो चिकित्सालय बनाया जाता है उससे मृत्यु दर कम होती है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। मृत्यु दर में कमी, यानी कि जन्म ज़्यादा ले रहा है और मर कम रहा है, इससे भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। रोजगार की वृद्धि, रोजगार में भी सरकार तरह तरह के रोजगार लाते हैं जिससे भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं महामारी पर नियंत्रण। पहले जो हैजा वगैरह जो संक्रामक रोग फैलता था, अब वह धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि इस पे सरकार ने नियंत्रण, समय समय पे टीका, जैसे पोलियो बढ़ रहा था तो पोलियो का टीका लाया गया। इस टाइम जो कोविड बढ़ा उसका भी टीका लाया गया, जिससे मृत्यु दर कम होती है और इससे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में आइजैक न्यूटन द्वारा किए गए 2 योगदानों का उल्लेख कीजिए। आइजैक न्यूटन जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या किया था, 2 योगदान आपको बताना है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आइजैक न्यूटन द्वारा किए गए 2 योगदान इस प्रकार है। पहला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया था। दूसरा देखते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम, जो कि वस्तु के ठंडे होने से संबंधित ऊष्मीय विकिरण से था। ठीक है, 2 आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 2 दीर्घस्थायी तथा 2 अधिस्थायी प्रदूषकों के नाम बताइए। दीर्घस्थायी मतलब हुआ कि जल्दी नहीं घुलता है ज़मीन में, और अधिस्थायी मतलब हो गया जल्दी जो ज़मीन में घुल जाता है। देखिए, दीर्घस्थायी प्रदूषक जो पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं तथा अगलनीय होते हैं उसे दीर्घस्थायी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक और नाभिकीय। और अदीर्घस्थायी का मतलब हुआ वे पदार्थ जो सरल उत्पादों में टूट जाते हैं, मतलब जल्दी टूट जाता है, उन्हें अदीर्घस्थायी प्रदूषक या अस्थायी प्रदूषक कहते हैं। जैसे कूड़ा करकट, मल पदार्थ जो जमीन में बहुत जल्दी घुल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रेरक तथा संवेदी तंत्र कोशिकाओं न्यूरॉन के कार्य लिखिए। प्रेरक एवं संवेदी तंत्र के कार्य लिखना है आपको, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रेरक तथा संवेदी तंत्र कोशिकाओं के कार्य। देखिए, प्रेरक तंत्र कोशिका का क्या कार्य है, तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियां और ग्रंथियों को संकेत भेजता है। देखिए, प्रेरक तंत्र कोशिका क्या काम है, तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजता है ये। और ये संवेदी तंत्र कोशिका का क्या कार्य है, शरीर में संवेदी अंग में ग्राही कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र तक संकेत ले जाते हैं। ये दोनों का कार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। भारत में रबी तथा खरीफ फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए,
उत्तर भारत में 2 खरीफ और 2 रबी फसल की सूची इस प्रकार से है। देखिए रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर माह में बोई एवं कम ताप में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में होती है। जैसे रबी फसल में हो गया गेहूं और राई। आइए खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इसमें हो गया चावल और मक्का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए 2 उपाय सुझाइए। जो मृदा कटाव जो होता है उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, 2 उपाय बताना है। देखिए पहला उपाय, खादों का कम से कम प्रयोग करके भूमि को बंजर होने से रोकना। खाद जो हम खेत में डालते हैं फसल में उसको कम करना है, इससे बंजर भूमि कम होगा। दूसरा है अधिक वृक्षारोपण करना। वृक्षों ज़्यादा संख्या में लगाना एवं वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध, वृक्षों को कम काटें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। ये प्रश्न आपको 10 नंबर दिला देगा। आइए देखते हैं। कार्बन चक्र का एक योजना आरेख बनाइए। कार्बन चक्र का एक योजना आरेख बनाना है आपको। देखिए सभी जीवधारियों के शरीर को समस्त कार्बन वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। देखिए जितना भी जीवधारी है धरती पे उसको कार्बन वायुमंडल से प्राप्त होता है। प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हरे पौधे के शरीर में प्रवेश करता है। देखिए हमारे शरीर से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हरा पौधा उसे ग्रहण करता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इससे भोजन का निर्माण होता है। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पौधा अपना खाना बनाता है। देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके प्रकाश के उपस्थिति में हरित लवक जो है बना के यह भोजन बनाता है। भोजन क्या है, C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं और वाटर, ठीक है, निकालता है। आइए आगे देखते हैं इसी में से प्रश्न उत्तर। देखिए सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे भी इसी प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। देखिए जितने भी जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देखिए ग्लूकोज ये हो गया C6H12O6 प्लस 6O2 श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लस वाटर और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए साथ ही वायुमंडल में अनेक वस्तुओं के जलने अथवा ऑक्सीकृत होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आती रहती है। पौधे सूर्य के प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करके वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को भोज्य पदार्थ में बदल देते हैं। देखिए पौधा जो है सूर्य के प्रकाश, यहाँ प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस प्रकार अधिक मात्रा में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कम हो जाती है। जो वायुमंडल में इसका संतुलन बना हुआ रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कोयला, पेट्रोल, मूंगे की पहाड़ आदि सभी कार्बन चक्र की क्रिया है तथा प्राकृतिक में जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। देखिए ये प्रश्न को आप अच्छे 1-2 बार और देख लीजिएगा रोक के, ये आपको 10 नंबर दिला देगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी रिपीट होता आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्ल वर्षा के बारे में आपको बताना है। अम्ल वर्षा किस प्रकार बनती है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए बड़े बड़े उद्योगों जैसे ईंट के भट्टों, मिलों, कारखानों इत्यादि में
अपने आसपास प्रदूषण से बचने के लिए बहुत ऊंची ऊंची चिमनियों लगाई जाती है। देखिए, जहाँ जहाँ उद्योग होता है वहाँ बड़ा सा बम्मा देख के बहुत ऊपर तक ले जाता है, जिससे आसपास का जो वातावरण है प्रदूषित ना हो, वह वायुमंडल में चला जाए, वह जहरीली गैस। इससे निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वायु के साथ दूर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं, जो जल के साथ क्रिया करते हैं। जो इससे चिमनियाँ, बड़े उद्योग से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, वह जल के साथ, ऊपर वायुमंडल में जल है भाप के रूप में, उसके साथ अभिक्रिया करता है और इससे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। और आगे देखते हैं, इस प्रकार अम्ल वर्षा के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं। वर्षा जब होता है तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ नीचे आ जाती है। अम्ल वर्षा का पीएच वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के संद्रण पर निर्भर करता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 3.0 तक हो जाता है। देखिए, ये एसिड होता है, जो एसिड का ये <7 होता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। और ये वह अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 3.0 तक हो जाता है। इससे ये सिरके की तरह अम्लीय बन जाता है। चलिए, 8 क्वेश्चन आपको बताएं, वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी लड़का नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, यदि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक पे, तो वीडियो का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जिसको हम कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।